सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी हो रही है। अब रन करें। सर एक्चुअली मैंने ना ये दो डिफरेंट पेज से बनाए हैं, एक तो सिंपल जिस तरह से हमने सॉल्व किया था उस तरह से, और एक मैंने पावर फ्लो इक्वेशन से भी बनाया है। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों से एक आना चाहिए रिजल्ट। ये दोनों से सेम आंसर्स आ रहे हैं और वो वेरीफाई भी हो रहे हैं। ठीक है, दिखाएं, प्लॉट दिखाएं, मुझे प्लॉट देखना है। यस सर, वो अभी बिजी है, वो अभी आ रहा है। जी, बाकी बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं जेवेरिया की? जी सर। हाँ ठीक है। चलें जेवेरिया, ये थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिएगा, इन्हें पूरी क्लास को एक्सप्लेन करें ये कैसे किया आपने। ठीक है, अच्छा काम किया आपने। ठीक है, गुड वर्क। सर ग्राफ शो हो रहे हैं? ग्राफ शो नहीं हो रहे अभी आएगा। आप ग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो आप पूरी स्क्रीन को जो आपने शेयरिंग कर लें। मुझे नहीं आती। ये एक्स एक्सिस पे क्या है? सर वोल्टेज 1 का एंगल इन डिग्रीज। अच्छा, ये एंगल है। यस। और नीचे पी और क्यू एक प्लॉट पे नहीं किया आपने, दोनों आपने सिर्फ पी लिया हुआ है। आप पी और क्यू एक ही प्लॉट पे करते ना, सही नजर आता। सर क्यू का दूसरा ग्राफ है, वो मैं दिखा देती हूँ। तो कंपैरिजन करने में आसानी होती है थोड़ी। सर मैं अभी कर दूँ सब प्लॉट करके, आप अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें तो। नहीं नहीं, कोई तो मसला नहीं है। ठीक है, आप दो अलग प्लॉट ही दिखा दें। आप अपनी पूरी स्क्रीन को शेयर करें ना, आप इंडिविजुअल फाइल शेयर ना करें, ताकि मल्टीपल स्क्रीन जो है ना वो देख सकूं। अब ग्राफ शो हो रहा है? नहीं, अभी आपके पास मैटलैब आ रही है। जी, नजर नहीं आ रहा मुझे, क्या कर रही हैं आप इस वक्त? सर मैं एक साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ पर ये नहीं हो रहा है। अच्छा, चले एक काम करें, या तो ये फाइल मुझे भेज दें या तो फिर मैं देख लेता हूँ इस तरीके से। क्योंकि मेरे पास यहाँ सामने शेयर हो रहे हैं दोनों ग्राफ्स, लेकिन आप लोगों को नहीं नजर आ रहे। चलो वन बाय वन करके दिखा दो। चलिए मैं ये कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास बेसिकली रियल पावर का ग्राफ बनाया है। इसमें P1 P2, P1 बस 1 के वो पावर है, P2 बस 2 के पावर है, और P पावर लॉसेस, बाकी जो ये PL है वो पावर लॉसेस है। एक्स एक्सिस पे मैंने रखा है यहाँ पे वोल्टेज 1 के एंगल। तो अगर हम इसका रिजल्ट वेरीफाई करना चाहें तो हम इस तरह से करेंगे। कर्सर एक्स एक्स हमें जो एंगल गिवन था वो 10 था, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो P2 आ रही थी वो 1.146 ही आ रही थी, एक्सपोनेंशियल 5 जो मैंने सॉल्व किया था। और ये x2 पे भी ऐसा ही है, x2 पे भी यही सेम नेगेटिव में वैल्यूज आ रही थी।
और ये बेसिकली रिएक्टिव पावर का ग्राफ बना है। इसमें ये है कि इसमें भी वोल्टेज 1 का एंगल लिया है। अच्छा, इन दोनों के ग्राफ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं वोल्टेज 1 को एज अ रेफरेंस ले लूँ या वोल्टेज 2 को एज अ रेफरेंस ले लूँ। बस ये होगा कि वैल्यूज़ में मैग्नीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो हमें उस एंगल के रिस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। फॉर सपोज अगर हम वोल्टेज 2 नीचे रखते हैं तो यहाँ पर हमें जो मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा वो हमें 0 एंगल पे देखना पड़ेगा, अगर हमें अपना आंसर वेरीफाई करना है तो। लेकिन यहाँ पे मैंने वोल्टेज 1 का रखा है, वोल्टेज 2 का भी है, लेकिन फिलहाल मैं वोल्टेज 1 का दिखा रही हूँ। ये हमारे पास बेसिकली रिएक्टिव पावर्स की वेव फॉर्म आ रही है। हेलो। जी जी बताएं बताएं, चले चले ठीक है। तो सर यही था, इसको मैंने 2 डिफरेंट वेज से किया है। मैंने एडमिटेंस मैट्रिक्स बना के भी किया है, अगर वो कहते हैं तो मैं उसका कोड भी दिखा देती हूँ। आपने यहाँ वोल्टेज की वेरिएशन है एक, वो ठीक है ठीक है, जो कर्व देखा है रेक्टिव पावर, यहाँ पे एक चीज देखनी थी वोल्टेज की वेरिएशन करके, वो देखा आपने करके? वोल्टेज की वेरिएशन? आपने एंगल तो वेरी कर लिया, हमने वो चीज वैलिडेट करनी थी ना कि हमारा हायर पोटेंशियल वोल्टेज जो सेट पॉइंट है उससे लोअर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था 10 डिग्री के ऊपर। तो इसमें ये जी। करना था कि एंगल आप 10 डिग्री फिक्स करती और वोल्टेज को वेरी करती, तो फिर रेक्टिव पावर देखते। तो फिर हमें पता चलता है कि दोनों साइड पॉजिटिव क्यों आ रही है, नेगेटिव क्यों आ रही है। ठीक है, एंगल के लिहाज से सही है ये, ठीक है एंगल के लिहाज से। इसमें फिर वोल्टेज की भी वेरिएशन देखनी है। अब प्रॉब्लम जरा इनको एक्सप्लेन कर देंगे, प्रॉब्लम क्या है और ये एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल की, जरा बच्चों को एक्सप्लेन करें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 है। असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 9 में मसला ये था कि हमारे पास जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर थी उनकी जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट आ रही थी। मैं 1 मिनट क्वेश्चन खोल लूँ। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। उसमें बेसिकली ये था कि हमारे पास जो एंगल 1 गिवन था 7560, और मैं उसको जो मैग्नीट्यूड गिवन था वो हमारे पास 10 था, वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा था उसमें आंसर का मसला ये आ रहा था कि देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल, हमारे पास बस 1 का जो एंगल था वो 10 था और बस 2 का 0 था। तो अकॉर्डिंग टू सर, जो हमने सर ने डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि हमारे पास जो एक्टिव पावर फ्लो होनी चाहिए थी वो P1 टू P2 होनी, बस 1 टू बस 2 होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा था, यहाँ पे अपोजिट आ रहा था इस चीज़ का। तो हमने इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए हमने यहाँ पे मैटलैब के थ्रू कोडिंग की है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप इसमें जरा वोल्टेज की वेरिएशन भी देखिएगा और फिर मुझे बाद में कोड भेज दीजिएगा, ठीक है। यस सर। चले, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त? जी सर। ठीक है ठीक है, ये जवेरिया ने अच्छा एक्सप्लेनेशन की। आप लोग भी जरा मैटलैब पे खुद कोड बना के देख लीजिएगा, जो एक्सप्लेन किया इसको दोबारा देख लें। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर दो बस बार हैं, इसका एंगल 1 है और इसका एंगल 2 है, तो मैंने ये कहा था कि पावर जो होती है वो एंगल 1 से 2 की तरफ फ्लो करेगी अगर एंगल 1 बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और चीज़ बताई थी कि वोल्टेज अगर U1 इस बस पे और U2 इस बस पर पे है, तो रेक्टिव पावर जो होती है वो वोल्टेज बस बार नंबर 1 से 2 के ऊपर फ्लो करेगी इफ U1 इज ग्रेटर देन U2। ठीक है, लेकिन जो एग्जांपल मैंने आपको दी है इसमें ऐसा ये हो रहा है कि आपके पास जो रेक्टिव पावर है वो दोनों तरफ आपके पास जो सेम साइन दे रहे हैं। ठीक है, असल में ये जो अजम्पशन है, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, इसका एक जनरलाइज फार्मूला अगर इस तरीके से बनता है, P इज इक्वल टू U1 U2 x साइन एंगल 1 माइनस एंगल 2। इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि ये दोनों मैग्नीट्यूड जो डिफरेंस है इन दोनों का, वो बेसिकली दोनों रेटेड हैं या दोनों एक ही सेम मैग्नीट्यूड पे हैं। तो बेसिकली हम इस चीज़ को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली बताते हैं कि जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा फेज एंगल के। और इसी तरीके से जो एक क्यू की इक्वेशन बनती है, दैट इज बिकम U² 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस U1 U2 cos थीटा डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा थीटा, डेल्टा यहाँ पे ये डिफरेंस ऑफ एंगल है। इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एंगल सो स्मॉल है कि जो रेक्टिव पावर है वो इनके डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, U1 और U2 के डिफरेंस पे डिपेंड करेगी।
ठीक है, यानी कि एंगल इज स्मॉल, द cos थीटा बिकम 1, देन यू कैन कॉमन, या आप u1 को आप कॉमन ले लें तो u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय x बन जाते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो ये तो सिंपल हो गया स्केल फैक्टर, ठीक है, ये सिंपल पीक को डिटरमाइन करेगा। लेकिन जो डायरेक्शन चेंज होगी q की, वो वेरी करेगी डेल्टा ऑफ u1 और u2 को। उस सूरत में अगर आप साइन देखें कि अगर u बड़ा है और u छोटा है तो इसके मतलब q जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अदर वे अराउंड अगर u2 बड़ा है और u1 छोटा है तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन या ये अजम्पशन उसी वक्त वैलिड है कि जब आपके पास डेल्टा एंगल जो है वो स्मॉल है, ठीक है, और एट सम एक्सटेंट आपकी रिएक्टेंस भी सिस्टम में प्ले करती है। लेकिन जो एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल नंबर 9 बताया था, उसमें ये इशू अभी जो देखा जा रहा है कि उसमें जो एंगल है 10 डिग्री, सो बेसिकली 10 डिग्री इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। उस पर अगर आप निकालेंगे कॉस डेल्टा तो उस सूरत में ये फैक्टर जो है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारी जो डेफिनेशन जो हमने डिफाइन की थी कि वोल्टेज जो है हायर से लोअर वोल्टेज की तरफ जाएगा तो उससे हम साइन कन्वेंशन निकाल सकते हैं, वो अजम्पशन वैलिडेट नहीं हो रही। तो उस चीज़ को हमें वैलिडेट करने के लिए एनालिसिस परफॉर्म करनी पड़ती है, पी क्यू एनालिसिस, ठीक है। पी क्यू एनालिसिस क्या होती है कि उसमें आपके पास एक्स एक्सिस पे पी होता है, वाई एक्सिस पे क्यू होगा, ठीक है, और आप इसको प्लॉट करते हैं बेस्ड ऑन चेंजिंग द एंगल सिक्वेंशियली, और यू कैन डू विद द चेंज इन द वोल्टेज एज वेल। मतलब आप एक चीज कांस्टेंट रख लें फिर एंगल चेंज करें, या फिर एंगल कांस्टेंट रखें और फिर आप वोल्टेज को चेंज करें, एंड देन विद द रिलेशनशिप यू कैन एक्चुअली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ पावर फ्लो आइदर, यानी कि आप पावर फ्लो इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर लेकिन अगर आपने बिहेवियर को नोट डाउन करना है तो कि किस एंगल के ऊपर और किस वोल्टेज लेवल के ऊपर आपके पास पावर की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, यू हैव टू प्लॉट समथिंग लाइक दिस। इसको कहते हैं पी क्यू एनालिसिस, या इसी तरीके से और भी एनालिसिस होते हैं, पीवी एनालिसिस भी होती है, क्यूवी एनालिसिस भी होती है। ये मोस्टली जो कॉन्सेप्ट होता है वोल्टेज स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में आता है, ये मैंने आपको नहीं बताया था लेकिन इस एग्जांपल में नजर आ रहा है। तो जो मिस जवेरिया है उन्होंने ये अच्छा इक्वेशंस मतलब एल्गोरिथम लिखा है जो ये पी क्यू और ये एनालिसिस को परफॉर्म या प्लॉटिंग के जरिए आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इंडिविजुअल जिन्होंने नहीं किया वो भी करने की कोशिश करें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो सर ये प्रॉब्लम जी सर ये रियल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है? जी बिकॉज ऐसे ही होता है नॉर्मली जो हम है बेसिकली जो हम एग्जाम्पशन, ये मैं जब बात करता हूँ ना एंगल बड़ा है छोटा है तो ये बहुत कम अप्लाई की जाती है, हमने क्विक ट्रिक्स हैं आप इसको यूँ कह सकते हैं। लेकिन रियलिटी में आपको पूरी पावर फ्लो इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। सो इफ यू यूज दिस गॉस साइडन मेथड या न्यूटन रेफरेंस मेथड आप यूज करेंगे तो उसमें ये चीजें कंसिडर की जाती हैं, एंगल डिफरेंस के लिहाज से होता है, उसमें अजम्पशन नहीं होती। तो इट विल गिव यू एन एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। जिस तरीके से आप इक्वेशंस इंप्लीमेंट करते हैं दैट विल गिव यू एन एक्चुअल रिजल्ट। और यस दिस इज द प्रॉब्लम कि अगर आपने रेक्टिव पावर मैनेजमेंट करनी होती है ये बिल्कुल फर्क पड़ता है। एक्चुअली हम ये कहते हैं कि जो रेक्टिव पावर है वो भी डिपेंड करती है आपके एक्टिव पावर के ऊपर, ठीक है। ये काफी एक बात अलग निकल जाएगी, एक आर्टिकल है जिसपे मैंने इसी पे डिस्कस किया है, अगर आपको मैं दिखा दूं तो उसमें एनालिसिस इसी तरीके से कुछ है। इसमें बेसिकली पैराबोलिक इक्वेशन आती है एक्टिव और एक्टिव पावर की। लेट मी सी इफ आई हैव दैट हियर। जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। ठीक है, दिस इज द आर्टिकल, ये नेट पे अवेलेबल है, फ्री आप डाउनलोड कर सकते हैं एनर्जी की वेबसाइट से। डिजाइन कंट्रोल ड्रूप कंट्रोल डिजाइन फॉर मल्टी वीएससी सिस्टम फॉर ऑफशोर नेटवर्क टू इंटीग्रेट विंड एनर्जी, ठीक है। आई राइट दिस आर्टिकल व्हाइल डूइंग माय पीएचडी। तो इसमें कुछ इसी तरीके से एनालिसिस शुरू में आर्टिकल तो कुछ और चीज डिस्कस कर रहा है,
लेकिन ये एनालिसिस बिहेवियर इसमें डेमोन्स्ट्रेट की गई है, और ये दो एक इक्वेशन है जो आपको हाईलाइट करेगी कि किस तरीके से यहाँ पे पैराबोलिक नेचर, ये देखिए ये नेचर है इसकी, कि अगर आप डिपेंडिंग ऑन द एक्टिव पावर, ठीक है, जो भी सिस्टम की इनफीड है उसमें आपके पास जो रेक्टिव पावर है वो वेरी करती है। तो ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, दिस वन और दैट वन, दिस इज फॉर द रेक्टिव पावर। तो यू कैन सी द नेचर ऑफ इट एज अ पैराबोलिक नेचर, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ एक्टिव पावर क्या फ्लो हो रही है, तो आपकी रिएक्टिव पावर भी सिस्टम में चेंज होगी। तो दिस इज द प्रॉब्लम, मतलब ये आपके बाद दफा ऑपरेशन के वक्त या आपने इस चीज को मद्देनजर रखना होता है, और फिर कंट्रोल में या जो भी एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें इस फिनोमेना को भी मद्देनजर रखना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिएक्टिव पावर सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल जो नेटवर्क है, मैंने ये एक सिस्टम अगर आप देख लें, यहाँ छोटा सा नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, या इससे ज़्यादा और डायग्राम दिखा दूँ। सो द एग्जांपल इज समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर है जो P1 Q1 और P2 Q2 जो बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव अ सोर्स विंड टर्बाइन, यहाँ से टोटल एक्टिव और एक्टिव पावर सिस्टम में इनफीड हो रही है। So the target is I want to control this P1 and P2 so that I can control the trade between these two grid. So मेरे इख्तियार में होगा मैं कंट्री N को ज़्यादा पावर दूं और कंट्री M को कम दूं और वाइस वर्सा। लेकिन बिटवीन इस सिस्टम में, क्योंकि ये AC सिस्टम है, तो उसमें रेक्टिव पावर भी फ्लो करती है, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द एक्टिव पावर व्हाइल हैविंग द कंट्रोल ऑन दिस रेक्टिव पावर एज वेल, के सिस्टम में ये कोलैप्स जो है वो प्रोवाइड ना करे। तो उस सिलसिले में अगर सिंपल इस डायग्राम को देखें, ये कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम अगर आप देखें, कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि अप टू रेटेड पावर अगर एक्टिव पावर फ्लो करेंगे हम, तो पॉसिबल है कि एक आपको इंडक्टिव पावर दे रहा है, मतलब ये नेगेटिव साइन का मतलब इंडक्टिव पावर है, और पॉजिटिव जो अदर जो Q1 है वो आपको पॉजिटिव रेक्टिव पावर इनफीड कर रहा है। तो देन इट बिकम the capacitive power. So you have two system over here, एक सिस्टम आपका यहाँ पे, एक सिस्टम यहाँ पे, तो एक नेगेटिव में लेगा, एक पॉजिटिव में लेगा। तो बेसिकली जो रेक्टिव पावर है वो सिस्टम में सर्कुलेट करना शुरू हो गई है बिटवीन दीज टू डिवाइसेस। नॉर्मली क्या होता है कि जो ये डिवाइसेस होती हैं, अगर ये आपके पास पूरी लाइन है, उसकी अपनी एक केबल कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो ये कैपेसिटिव पावर जो है इनफीड कर रही होती है सिस्टम के अंदर। सो आइडियली क्या होगा कि आइडियली तो क्या मतलब थ्योरेटिकली ये होना चाहिए कि ये जो हमारे पास जो सोर्सेज हैं, दो कन्वर्टर्स हैं, जो पूरे नेटवर्क की रेक्टिव पावर है सिर्फ उसको ऑब्जॉर्व करें, यानी कि दोनों की पावर नेगेटिव हो या सेम डायरेक्शन, या दोनों को नेटवर्क को चाहिए तो दोनों सेम पावर प्रोवाइड करें या कम प्रोवाइड, ये दिस इज कुड बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब डिपेंडिंग ऑन द एक्टिव पावर फ्लो, यानी कि एक्टिव पावर पे डिपेंड करता है कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर आप इस पोर्शन में देखें तो दोनों की जो डायरेक्शन है द मोर और लेस ऑन द सेम साइड, दे बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। बट ओवर हियर आफ्टर दिस पॉइंट, तो वन इज फीडिंग एंड वन इज कंज्यूमिंग द पावर। तो ये एक सिनेरियो है, मैं एक सिंपल एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ आप लोगों का, किस तरीके से ये जो एक्टिव और एक्टिव पावर फ्लो जो हम स्टडी करते हैं उसका मकसद क्या है, उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? जी सर। चल है, ये तो सिंपल था, आपको थोड़ा सा हटके था टॉपिक, इसमें डेमोन्स्ट्रेट करना था इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक बात खत्म की थी? यहाँ पे, सर हम यहीं पर ही थे। ठीक है, यहीं पे थे। इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें ये था, हमने ये देखना था कि शॉर्ट सर्किट करंट एनालिसिस हम क्यों परफॉर्म करते हैं और वो कैसे परफॉर्म करते हैं, इसकी थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन वगैरह हमने देखी थी। तो the purpose of calculating the short circuit analysis is to set the protection devices. प्रोटेक्शन डिवाइसेस से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है।
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बस बार है, यहाँ पे हमारे पास लोड कनेक्टेड है और यहाँ पे हमारे पास सोर्स आ रही है यहाँ पे। तो प्रोटेक्शन जो डिवाइसेस के नाम से यानी कि जो इक्विपमेंट्स होंगे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यहाँ पे जो केबल की बात है, तो यहाँ टारगेट ये है कि हमने इस केबल को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है इन केस कि अगर यहाँ पे फॉल्ट सिस्टम में आ जाता है। ओके, तो objective is if there is a fault over here, the higher amount of current will flow. This is the protective device, यानी कि सर्किट ब्रेकर है यहाँ पे। ये ब्रेकर ओपन हो जाए ताकि फॉल्ट को वो इंटरसेप्ट करे। अब इसमें एक चीज ये देखी जाती है कि एक थर्मल कैपेबिलिटी होती है केबल की, जो कि ये डिटरमाइन करती है ये शॉर्ट सर्किट करंट कितने टाइम के लिए विदस्टैंड कर लेगा। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली हम प्रोटेक्शन डिवाइस इमीडिएटली तो एक्टिवेट नहीं होंगी ना, इसको कुछ टाइम चाहिए काम करने के लिए, डिटेक्शन के लिए, इंटरप्शन के लिए। तो मिनिमम भी अगर आप टाइम डिफरेंस रखें तो वो 60 मिली सेकेंड होगा, जो जैसे मैंने पहली स्लाइड्स में पिछली क्लास में बताया था। हमने डिटरमाइन करने की क्या ये केबल उस पीरियड तक में जल जाएगी कि नहीं, दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एज वेल। तो इसमें ये होता है कि हम इसमें डिफाइन करते हैं I²T कैटेगरी होती है, जो इसका मतलब क्या होता है कि बाज़ दफ़ा जो डाटा शीट गिवन होती है, केबल की बात कर रहा हूँ, उसमें ये बताया जाता है कि एट 1 सेकेंड अगर 15 किलो एम्प्स, एग्जांपल दे रहा हूँ 15 किलो एम्प्स, यानी कोई भी वैल्यू गिवन होगी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट की, दिस इज द शॉर्ट सर्किट करंट। वो ये कहता है कि अगर 15 किलो एम्प्स जो है इस केबल में फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट करंट अप टू 1 सेकेंड, देन आफ्टर दैट द केबल विल बर्न आउट। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसको हम डिटरमाइन या इसको इस तरह कहते हैं टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्राफ। तो यानी कि एक्स एक्सिस में हमारे पास करंट आएगा और वाई एक्सिस में हमारे पास टी आएगा। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे टाइम है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन के तौर पे काम आती हैं कि हम प्रोटेक्शन डिवाइसेस को और केबल की थर्मल कैपेबिलिटी को आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं कि चीज़ों को हम उसकी सेटिंग कर सकें। मसलन ये जो कर्व दो एग्जांपल दिए हैं, इसमें ये है कि हमारे पास ये कर्व है केबल के बर्नआउट होने का, और हम ये केबल कर्व इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन डिवाइस है। ठीक है, तो अब टारगेट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सेट करते हैं या समवेयर हेयर, तो अगर फॉर एग्जांपल दिस अमाउंट ऑफ टाइम पास आउट होगा फॉर दिस अमाउंट ऑफ करंट, तो इसमें ये है कि अगर ये प्रोटेक्शन रिले है तो रिले पहले ट्रिप कर जाएगी, केबल आपकी बाद में बर्न आउट होगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज आवर टारगेट। इसी चीज को मोर एलैबोरेट किया है इस एग्जांपल में। यहाँ पे ये जो चीज है ये हमारे पास स्टडी स्टेट लोड करंट है। ठीक है, दिस इज आवर प्रोटेक्शन रिले कैरेक्टरिस्टिक। उसमें डेफिनेट करंट रिलेज होती हैं, इनवर्स करंट रिले होगी, उसको अभी हम रहने देते हैं, प्रोटेक्शन के कोर्सेज का पार्ट है। समझने के लिए समझ लें कि अगर कोई भी करंट एट सम अमाउंट ऑफ करंट दिस टाइम पीरियड में ऑपरेट होगा, इट इज कमिंग ऑन दिस सेक्शन, दिस मीन्स द प्रोटेक्शन डिवाइस शुड वर्क, और इफ देयर इज अनदर इक्विपमेंट यानी केबल है तो वो बर्न आउट हो जाएगी। मसलन ये हमारे पास केबल का कर्व है I²T, इफ वी एग्जिस्ट ऑन दिस पार्ट देन आवर केबल विल बर्न, यानी कि ये जो लोड की सॉरी जो प्रोटेक्शन डिवाइस की जो कर्व है वो इस कर्व से नीचे होना चाहिए, so that it intercept the fault in faster way than the cable burnout. ठीक है, if this is the amount of current that is flow, after this time this relay will trip. Let's assume ये जो रिले है ट्रिप नहीं होती, कोई माल फंक्शन हो जाता है, इसका करंट सेंसर काम नहीं करता या रिले काम नहीं करती, तो दिस इज अमाउंट ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट विल कंटिन्यू फ्लो अप टू दिस टाइम। ठीक है, एंड देन दिस केबल विल बर्न आउट। यहां तक बात क्लियर? सर एक क्वेश्चन है। जी बताइए। सर ये डिप आया है जो रिले का, जो अचानक से डिप आया है सेकंड पे, सर ये ये वाली? किस? जी जी। अच्छा, ये डिप नहीं है,
बेसिकली तीन तीन या टाइप की या दो टाइप की मेन आपकी रिले होती है। एक होती है डेफिनेट टाइम और एक होती है इनवर्स टाइम करंट। इनवर्स टाइम करंट का मतलब ये वाला पोर्शन होता है कि अगर मैं करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक लूँ, यहाँ पे करंट है और ये टाइम है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है समथिंग लाइक दिस। इसको कहते हैं इनवर्स करंट कैरेक्टरिस्टिक। और एक होती है डेफिनेट करंट। डेफिनेट करंट होती है डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी कि ये करंट है और ये टाइम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम ये थ्रेशोल्ड ऊपर नीचे करके टाइम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं अपने रिले में, और इस कर्व को चेंज कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, अपनी करंट की सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये होता है डेफिनेट, यानी कि अगर दिस है तो ये पोर्शन आपका ट्रिपिंग पीरियड है, ये आपका ट्रिपिंग पीरियड नहीं है। मोर ऑफ जो बेटर रिलेज होती है, सेटिंग अगर आपने करनी है, यानी जिसमें प्राइमरी और बैकअप कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट करना होता है, उसमें हम ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये वही पोर्शन कंबाइन हुआ है। यहाँ पे तीन किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस ये होती है कि उसमें टाइम चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसमें और डेफिनेट में फर्क सिर्फ ये होता है कि ये टाइम जो है ये चेंज नहीं हो सकता, ये सिर्फ करंट की सेटिंग को चेंज कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज दिस पार्ट। उसके बाद ये एक कर्व है, ये कर्व है आपकी डेफिनेट टाइम करंट। ठीक है, और उसके बाद आपका एक पार्ट है ये इनवर्स करंट टाइम। इसमें मल्टीपल स्टेज भी होते हैं, 2 स्टेज भी होता है, मल्टीपल स्टेजेस भी इसमें आ सकती हैं। तो दिस इज नॉट अ डिप, इज जस्ट द सेटिंग ऑफ द रिले। ओके, बात समझ आ गई जी? जैसे समझ आ गई। समझ आ गया, ओके। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है आपकी, ये वाला पार्ट कि ये स्टडी स्टेट करंट का क्या रोल है। यहाँ हमारे पास टारगेट ये होता है कि अगर हमारे पास ये स्टडी स्टेट करंट है, दिस इज द नॉर्मल लोड करंट, उस सूरत में हम ये तो नहीं चाहेंगे हमारा जो रिले है वो ट्रिप कर जाए। सो वी डू नॉट वांट दैट। सो दिस कर्व शुड बी बिहाइंड या लोअर इस कर्व के होना चाहिए। लेकिन ड्यूरिंग द स्टडी स्टेट दे आर सम ट्रांजिएंट ओवरलोड, मसलन लोड चेंज होता है, स्विचिंग होती है, सम स्पाइक्स आती हैं, तो उस स्पाइक्स के पीरियड में भी हमने रिले को ट्रिप नहीं करना, वरना अदरवाइज अनवांटेड ट्रिपिंग सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी। So this point should not be at this location. So these are the basic concept and definition in time current characteristic, और इसमें किस तरीके से जो हम कोऑर्डिनेशन सिस्टम में आपस में करते हैं। जी, बात क्लियर है? सर जी सर। ओके, अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे जाके डिफाइन करते हैं कि हमारे पास व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। मतलब शॉर्ट सर्किट हम कहते हैं किसको है। सिस्टम में दो किस्म के शॉर्ट सर्किट होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक होते हैं एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। सिमेट्रिकल फॉल्ट या सिमेट्रिकल सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, वो बताएगा कोई मुझे? जी बेटा, वापस रिपीट कीजिए। बताएं, कोई बताए मुझे। सर आपने सवाल क्या पूछा? कि सिमेट्रिकल फॉल्ट या सिमेट्रिकल सिस्टम जो है वो क्या होते हैं। मैं डिफाइन कैसे करूंगा कि मेरा सिस्टम जो है सिमेट्रिकल है? यार ये एडमिन कौन है, ADMIN, ये क्या नाम है आपका? फुरकान? जी सर। ये क्या नाम है, कौन स्टूडेंट है ये एडमिन के नाम से? सर सर इसका आइडिया नहीं है। मैंने कहा था यार आप लोग अपने नाम से आया करें। तो बताया था उनको। ये वेरीफाई करके बताओ ये कौन है, ये मैंने उसको अभी वेटिंग रूम में डाला है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा,
अच्छा, सिमेट्रिकल की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो वोल्टेज अगर सिमेट्रिकल उस सूरत में होगा कि जब फेज ए जो है फेज बी और फेज सी, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो और इनके दरमियान जो फेज शिफ्ट है वो 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये सोर्स की डेफिनेशन में आता है कि आपकी सोर्स जो है वो सिमेट्रिकल है। फिर पूरे सिस्टम को सिमेट्रिकल होने के लिए दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो सिस्टम की जो इम्पिडेंसेस हैं, ब्रांच मतलब ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफार्मर्स की जो 3 फेज की जो इम्पिडेंसेस हैं, ठीक है, फेज ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये तमाम इम्पिडेंस बी सीरीज इम्पिडेंस आपस में बराबर होने चाहिए, तो आपका सिस्टम सिमेट्रिकल है। फिर लोड के प्रोस्पेक्ट से अगर सिमेट्रिकल की बात करें तो लोड हमारा इस तरीके से सिमेट्रिकल होना चाहिए कि तमाम की जो लोड की फेज ए बी सी वैल्यूज जो हैं वो भी आपस में बराबर होनी चाहिए। Then mean we say that our load is a symmetrical load. And at the end, if we have all the impedances and sources are symmetrical, our current in each branch will be symmetrical in a sense that के जो फेज ए का जो करंट है वो फेज बी के करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इसी तरीके फेज सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और इनके दरमियान जो एंगल डिफरेंस होगा वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट कंडीशन क्या होती है कि नॉर्मली जब बस बार में फॉल्ट आता है वो फॉल्ट पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास 3 फेज फॉल्ट है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पे देखें 3 फेज वायर जो है वो आपस में शॉर्ट सर्किट हुई हैं और ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इन तीनों की जो अगर फॉल्ट यानी कि फॉल्ट पॉइंट के ऊपर इम्पिडेंस जो है वो बराबर है, क्योंकि तीनों शॉर्ट सर्किट हो गए, इनकी आपस की इम्पिडेंस 0 है, तो जो रिमेनिंग सर्किट होगा वो भी सिमेट्रिकल रहेगा और इनके दरमियान जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो भी सिमेट्रिकल होगा। इसी तरीके से यही सिचुएशन उस वक्त भी एप्लीकेबल है जब ये ग्राउंड के साथ फॉल्ट अकर हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, यहीं पे ये बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इस चीज में हमें फायदा क्या होता है कि जो फॉल्ट करंट होता है वो हम इसको बैलेंस सिस्टम के तौर पे बिहेव मतलब एनालाइज करेंगे, जिस तरीके से हम लोड फ्लो या स्टडी स्टेट एनालिसिस में करते हैं, और हम सिर्फ एक कंडक्टर के ऊपर फॉल्ट को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो है शॉर्ट सर्किट करंट 3 फेज सिस्टम का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जी यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, दूसरे जो फॉल्ट है एसिमेट्रिकल फॉल्ट, उसमें जो पहली टाइप है वो है डबल फेज शॉर्ट सर्किट, यानी कि इसमें जो 2 फेजेस हैं आर और टी आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। देन इट्स बिकम एसिमेट्रिकल किस सेंस में कि ये दोनों जो टर्मिनल है आर टी के ऊपर वोल्टेज डिफरेंट होंगे और एस के ऊपर वोल्टेज डिफरेंट होंगे। ठीक है, इससे ये होता है कि ये एस जो है आपका हेल्दी फेज है, इस पे आपके पास जो लोड कनेक्टेड है वो एनर्जी जो है वो फिर भी रिसीव कर लेगा। इस सूरत में हमने अगर एनालिसिस करनी है तो इसको हम एसिमेट्रिकल कंपोनेंट या सिमेट्रिकल कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, और इसमें हमने कंसिडर करना है इसकी जो म्यूचुअल इंपेडेंस है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और बिटवीन फेजेस टू फेजेस, हमने उसको कंसिडर करना है, यानी कि हमें इसको पर फेज सिस्टम के तौर पे भी कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, होता क्या है 2 फेज में, बाज दफा ये होता है कि डबल जो 2 फेज शॉर्ट सर्किट होता है विदाउट अर्थ फॉल, यानी कि ये अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसमें जो इनिशियल शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो फ्लो करेगा वो लेस होगा जब हमारा 3 फेज शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा, यानी कि इस सिनेरियो में ये करंट ज्यादा आएगा बशर्ते कि इस सिनेरियो के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अनदर एसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या हो सकता है कि डबल सर्किट तो हो, मतलब 2 फेजेस फॉल्ट आ रहे हो और वो ग्राउंड के साथ भी फॉल्ट अकर कर दे। अच्छा, इस सिचुएशन डिपेंड करता है कि अगर ये फॉल्ट सिंक्रोनस मशीन या एसिंक्रोनस मशीन के पास हो, करीब में हो, और उस मोटर का साइज काफी बड़ा हो, मतलब कंसिडरेबल हो, मेगावाट हो, 1 मेगावाट 2 मेगावाट, यानी कि इंडस्ट्रियल मशीन हो, तो उस सूरत में जो हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो ज्यादा हो सकता है 3 फेज शॉर्ट सर्किट के ऊपर।
ठीक है। और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक लाइक अ टू फेज का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक सिंगल फेज है उससे हम एनर्जी लोड को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद जो एसिमेट्रिकल फॉल्ट की टाइप है या काइंड उसको कह लें, वो कहलाता है डबल अर्थ फॉल्ट। ठीक है, डबल अर्थ फॉल्ट में क्या है कि दो फेजेस शॉर्ट सर्किट तो हैं लेकिन वो आपस में नहीं है, दो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर अर्थ के ऊपर जो है वो उसमें शॉर्ट सर्किट आया है। अच्छा, ये डबल अर्थ फॉल्ट उसी वक्त डिटेक्टेबल है या उसमें सिग्निफिकेंट है जब आपके पास जो सिस्टम का जो न्यूट्रल जो है वो आइसोलेटेड है या उसमें अर्थ लीकेज कंपनसेशन की गई है। न्यूट्रल आइसोलेशन से मुराद ये है कि या तो आपका ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वायर कनेक्शन या कोई सोर्स है वायर कनेक्शन में। तो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सोर्स, दिस इज आवर ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड न्यूट्रल। या अगर अर्थ लीकेज की बात करें तो यहाँ पे रिएक्टेंस कनेक्टेड है, हायर वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस कनेक्टेड है। तो उस सूरत में तो ये जो वैल्यूज हैं या डबल फॉल्ट अर्थ है वो कंसिडरेबल है। ठीक है, तो डबल अर्थ फॉल्ट करंट जो है कैन नॉट एक्सीड द टू पोल शॉर्ट सर्किट करंट विद और विदाउट अर्थ फॉल्ट। तो इस सिनेरियो में करंट का जो अमाउंट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस टू केसेस, फॉर एग्जांपल डबल अर्थ फॉल्ट विद ग्राउंड या डबल अर्थ फॉल्ट आपस में। तो यहाँ पे करंट जो फॉल्ट करंट होगा वो ज्यादा आएगा। सो अनदर जो कैटेगरी है एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की शॉर्ट सर्किट करंट की, वो है सिंगल फेज फॉल्ट। सिंगल फेज फॉल्ट का मतलब क्या है, इसमें से कोई एक फॉल्ट फेज जो है वो ग्राउंड के साथ डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, ये वो फॉल्ट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम में अकर होता है, यानी कि फॉल्ट 85% जो फॉल्ट्स आते हैं सिस्टम में वो आपके सिंगल फेज फॉल्ट आते हैं। फिर उसके बाद जो 5% फॉल्ट्स होते हैं वो आपके थ्री फेज फॉल्ट्स होते हैं। और फिर जो 10% फॉल्ट होते हैं उसमें डबल फेज फॉल्ट, डबल फेज टू ग्राउंड, डबल फेज, ऑल दिस थिंग फॉल्ट जो है वो सिस्टम में अकर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि बाज दफ़ा आपका जो अर्थ फॉल्ट करंट है वो उसी वक्त फ्लो होता है जब आपके पास जो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो या किसी रिएक्टेंस के साथ कनेक्टेड हो। बास केसेस में जो सिंगल फेज फॉल्ट है उसकी लो इम्पिडेंस होने की वजह से उसका करंट एक्सीड कर सकता है थ्री फेज शॉर्ट सर्किट करंट के लिहाज से। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे यही है, जब मैंने कहा पे 85% सिंगल फेज फॉल्ट आता है तो हम थ्री फेज फॉल्ट क्यों कैलकुलेट करते हैं? उसकी वजह ये है कि थ्री फेज फॉल्ट जो है वो हमेशा सबसे ज्यादा शॉर्ट सर्किट करंट उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो वो जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमने कंसिडर करना होता है अपने एनालिसिस में। फॉर एग्जांपल सर्किट ब्रेकर की साइजिंग के ऊपर, केबल की रेटिंग, ट्रांसफार्मर की रेटिंग, जनरेटर की रेटिंग, तो ये तमाम पैरामीटर्स को डिज़ाइन करने के लिए हमने मैक्सिमम करंट हमें चाहिए होता है। और जो प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन अगर आपने करनी होती है तो उस